हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का कीड़ा। स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने वाला हूँ लेसन नंबर 10 के बारे में, जो है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ये दोनों एक ऐसे स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो क्लास के अंदर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज़ हम क्यों करते हैं, तो ये जानने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करते हैं इसका पॉइंट नंबर 1 से। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि द डेटा मेंबर्स डिक्लेयर्ड इन द क्लास कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड वाइल डिक्लेरेशन। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब भी हम क्लास के डेटा मेंबर बनाते थे, ठीक है, जब भी हम उसको डिक्लेयर करते थे, हम दैट टाइम पे उन डेटा मेंबर्स की वैल्यू असाइन नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो होता क्या था कि जब भी हमें डेटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन करनी हो तो उसके लिए हम पब्लिक सेक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाते थे। ये चीज़ आपने लेसन नंबर 9 में देखा होगा कि जब भी हम डेटा मेंबर्स को वैल्यू प्रोवाइड करवाते थे तो हमने उनके लिए एक अलग फंक्शन बनाया था जिसका नेम था इनपुट फंक्शन। ठीक है, इनपुट फंक्शन क्या करता है कि वो दो मतलब जितने डेटा मेंबर्स है वो उतने आर्ग्यूमेंट्स लेता है। ठीक है, फिर वो जो इनपुट फंक्शन है वो वैल्यू कहाँ से लेके आएगा? वो वैल्यू लेके आएगा मेन फंक्शन से। ठीक है, लेकिन मेन फंक्शन से वो वैल्यू डायरेक्ट नहीं लेता था, ये चीज़ आपने भी देखी थी। तो मेन फंक्शन में क्या होता था कि सबसे पहले हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते थे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को कॉल करता था। कॉल करने के बाद ऑब्जेक्ट उनको वैल्यू देता था। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। कैसे? क्योंकि वैल्यू सिर्फ डेटा मेंबर्स को देनी है। ठीक है, लेकिन डेटा मेंबर्स वैल्यू लेता था इनपुट फंक्शन से, इनपुट फंक्शन लेता था मेन फंक्शन से। लेकिन मेन फंक्शन तब भी उसको वैल्यू देगा जब उस क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे और ऑब्जेक्ट उस फंक्शन को कॉल करेगा, तब जाके उसको वैल्यू मिलती थी। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? हम इसमें करने वाले हैं कि हमें अब इसके लिए कोई अलग से फंक्शन बनाने की नीड नहीं है और ना ही उस फंक्शन को अलग से कॉल करने की नीड है। ठीक है, तो हम इस थोड़ा काम को शॉर्ट में करेंगे। तो काम को शॉर्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे? तो काम को शॉर्ट में करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा काम नहीं करोगे। ये चीज़ आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम फंक्शन बनाकर डेटा मेंबर्स को वैल्यू नहीं दे सकते, तो हम ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ क्या है? ये चीज़ इसके लिए गलत है। ठीक है, हम कभी भी क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेटा मेंबर्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं और प्राइवेट अपनी कोई भी चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं करता। ठीक है, तो अब हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें इसके लिए क्या करना है? हमें इसके लिए बनाना है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? यहाँ लिखा है कि C++ प्रोवाइड अस अ स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज़ यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करके वैल्यू देता था, लेकिन अब कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट को ही इनिशियलाइज कर देगा। यानी कि अब जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, आप दैट टाइम पे उस डेटा मेंबर्स को वैल्यू आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है और उस फंक्शन का नाम होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नीचे हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सेम ऐसे ही जब आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हो तो वो तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। अगर आपको ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिलीट करना हो या फिर उसको डिस्ट्रॉय करना हो तो भी एक C++ एक स्पेशल मेंबर फंक्शन प्रोवाइड करवाता है जिसका नेम है डिस्ट्रक्टर। ठीक है, सिमिलरली देयर इज अनदर मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास विच इज यूज टू डिस्ट्रॉय क्लास ऑब्जेक्ट एंड टेक्स द एलोकेट मेमोरी बैक। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो क्लास का ये भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जो क्लास ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है और उस फंक्शन का नाम है डिस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर मीन्स कंस्ट्रक्ट करना। किसको कंस्ट्रक्ट करेगा? ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टर मीन्स जो वैल्यू कंस्ट्रक्ट की हुई है वो सिर्फ उन्हीं को ही डिलीट करेगा। ठीक है, इसके अलावा वो कुछ भी डिलीट नहीं करेगा। जब आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ करोगे तो कंस्ट्रक्ट की गई वैल्यूज़ को ही डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय करेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं करेगा वो। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है? तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज़ यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ये तो आपको मैंने बता दिया था। कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि देखो, कंस्ट्रक्टर को कभी कॉल करना नहीं पड़ता। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कब होगा? जब आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करोगे।
ठीक है। मे बी आपको ये चीज़ अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन आपको आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करता हूँ मैं कंस्ट्रक्टर के फीचर्स की। यहाँ पे जो फर्स्ट फीचर है वो ये बोलता है कि द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम। यानी कि आप जो भी कंस्ट्रक्टर बनाओगे, आप ऐसे वैसे किसी नाम से भी नहीं बना सकते। आप कंस्ट्रक्टर उसी नेम से बनाओगे आपने जिस नाम से क्लास का नेम रखा है, ठीक है। अगर क्लास का नेम वो होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, अदरवाइज इसका आप नेम कुछ भी नहीं दे सकते। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि दे शुड बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास डेफिनेशन। तो ये भी जाहिर सी बात है कि जब आप डेटा मेंबर्स को वैल्यू देते थे तो आप उसके लिए इनपुट फंक्शन बनाते थे। तो इनपुट फंक्शन कहाँ बनाया था आपने? पब्लिक में बनाया था। तो सिंपल सी बात है कि आप जो कंस्ट्रक्टर बनाओगे वो भी आप पब्लिक सेक्शन में बनाओगे, ठीक है, बिकॉज तभी वो अपनी वैल्यूज़ को शेयर कर पाएगा। थर्ड पॉइंट ये है कि दे डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, बिकॉज दे कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है, जैसे आप फंक्शन बनाते थे तो आप उससे पहले उसका रिटर्न टाइप लिखते थे, ठीक है। अगर वो वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो किस टाइप की करेगा, इंट में करेगा, फ्लोट में करेगा, ठीक है। अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो आप उसके आगे वॉइड लगाते थे, ठीक है, आप वॉइड का यूज़ करते थे। लेकिन अब आपको कंस्ट्रक्टर टाइप कुछ भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ना तो आप आगे कोई इसका टाइप लिख सकते हो, ना ही आप इसके आगे वॉइड लगा सकते हो, ठीक है। अब आपको उसमें कुछ भी नहीं लिखना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट कैन नॉट बी इनहेरिट, आप इसको इनहेरिट भी नहीं कर सकते। लास्ट फीचर इसका ये बोलता है कि, तो इसका लास्ट फीचर है वी कैन नॉट एक्सेस इट्स एड्रेस, हम इसके एड्रेस को भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो एग्जांपल देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर बनाए कैसे जाते हैं। तो स्टार्टिंग करोगे आप क्लास कीवर्ड से, और यहाँ पे क्लास का जो फर्स्ट लेटर है वो सी, वो स्मॉल में रहेगा, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। देन इसके बाद क्लास का नेम जो है टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया है कि मैंने ब्लॉक शुरू किया है और यहाँ मैंने दो डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया है जिसका नाम है एक्स और वाई, ठीक है। अब क्या करना है कि अब इसकी वैल्यू किसी फंक्शन के थ्रू नहीं देनी, ठीक है। जो भी हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना रहे थे, अब हमें उसके थ्रू इनकी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करना। अब हमें क्या बनाना है? कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाएगा? तो पहले आप यूज़ करोगे पब्लिक सेक्शन को, देन इसके बाद जहाँ पे आप फंक्शन बनाते थे वहाँ पे आप बनाओगे कंस्ट्रक्टर को। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे क्लास का नेम क्या है? टेस्ट। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नेम भी क्या होगा? टेस्ट। ऊपर जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उतने ही आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स लोगे, ठीक है। सिंपल सी बात वही करनी है जब आपने इनपुट फंक्शन में की थी, ठीक है। तो ये होता है कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करना। आप ऐसे कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर सकते हैं। बाकी नीचे वही स्टेटमेंट्स आएगी जो आप फंक्शन में लिखते थे, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल समझ, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी जब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। तो नेक्स्ट बात करता हूँ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स के होते हैं? तो इसका जो फर्स्ट टाइप आता है वो आता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है कि द कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट एंड इनिशियलाइज क्लास डेटा मेंबर्स विद फिक्स्ड वैल्यूज़। ओके, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है? जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, ना ही वो कोई पैरामीटर लेता है, ठीक है। लेकिन इसको जो इनिशियलाइज़ किया जाएगा वो उसकी फिक्स वैल्यू के साथ इनिशियलाइज़ किया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कहलाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो अब हम इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने वाला था फर्स्ट प्रोग्राम जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैं लगाता हूँ हेडर फाइल हैश इंक्लूड iostream.h एंड जो सेकंड हेडर फाइल है वो है हैश इंक्लूड kone.h। ओके, देन इसके बाद क्या करना है कि हमें एक कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है और जो कंस्ट्रक्टर होगा वो बनेगा क्लास के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्लास कीवर्ड का यूज़ कर लिया है। तो अब मैं क्लास के अंदर कौन सा प्रोग्राम बनाऊँ? मैं वही प्रोग्राम बनाता हूँ जो मैंने चैप्टर 9 में बताया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ताकि आप कंपैरिजन करके इजीली समझ जाओगे कि मैंने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो यहाँ मैं क्लास का नेम लेता हूँ रेक्ट। ओके, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे दो वेरिएबल चाहिए, तो मैं यहाँ दो डेटा मेंबर डिक्लेयर करता हूँ L, B नाम से। ओके, तो अब जो L और B है यहाँ पे इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसकी वैल्यू देने के लिए हम पहले क्या करते थे? हम इनपुट फंक्शन का यूज़ करते थे। लेकिन अब हमें एक कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है और जो कंस्ट्रक्टर बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा पब्लिक सेक्शन में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पब्लिक। ओके, तो
तो कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं, तो ये भी आपको पता है कि जो क्लास का नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। एंड यहाँ मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लूँगा बिकॉज ये क्या मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ओके, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि जब भी हम जो डेटा मेंबर डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने एल और बी किया है, तो मैं यहाँ पे उनकी वैल्यू फिक्स करूँगा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 20, ओके, एंड बी देता हूँ मैं यहाँ पे 10। तो मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या किया कि जो मेरे पास दो डेटा मेंबर थे एल और बी, मैंने इनकी वैल्यू यहाँ पर फिक्स कर दी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं थे जो कि ये आर्ग्यूमेंट इन दोनों को वैल्यू पास करते। ठीक है, तो मेरे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इन डेटा मेंबर की वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ठीक है, देन इसके बाद अब इनपुट वाला काम तो हो गया, अब मुझे इसका एरिया प्रिंट भी करना है। तो लिखूंगा मैं वॉइड एरिया, तो ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, आउटपुट के लिए आपको फंक्शन ही बनाना पड़ेगा, उसके लिए कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता। देन यहाँ पर यूज़ करूँगा सी आउट, यहाँ लिखता हूँ मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड यहाँ मैं डबल कोट्स बंद करता हूँ। तो सिंपली यहाँ मैं क्या करूँगा, एरिया का फॉर्मूला लिखूँगा रेक्टेंगल का L इंटू बी सेमीकोलन एंड ब्लॉक बंद। तो अभी मेरा क्या हुआ है कि यहाँ मेरी पूरी क्लास बन चुकी है। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हैं। लेकिन आपको मैंने एक बात बताई हुई है कि जब भी आप क्लास का फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम पहले क्लास का नेम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो क्लास का नेम है वही क्या है, कंस्ट्रक्टर का नेम है। आप एक तरीके से मान सकते हो कि जब आप क्लास का नेम यहाँ लिखते हो तो इसको लगता है कि शायद वो मुझे कॉल कर रहे हैं। तो इसलिए कि जो कंस्ट्रक्टर है वो तभी कॉल होता है जब क्लास के पहले ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी कि क्लास का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा जब उसको बनाया जाएगा तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वो भी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ मैं क्लास के ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ लिखूँगा वॉइड में ब्लॉक शुरू। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो क्लास का नेम रेक्ट, यहाँ मैं लिखता हूँ आर नाम से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। देन यहाँ पे क्लियर स्क्रीन। ठीक है, अब जो वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे सिंपली इस फंक्शन को ही कॉल करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ आर डॉट एरिया। तो इसके पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, तो यहाँ भी मैं कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करूँगा। यहाँ मैं सिंपली गेट सीएस लगाकर ब्लॉक बंद करके इसको रन करके देखता हूँ। ओके, सो कंट्रोल प्लस F9 की प्रेस करेंगे। सो एक एरर आ चुका है। ओके, यहाँ मैंने सेमीकोलन का यूज़ नहीं किया है। तो अब मैं इसको रन करवाता हूँ। नाउ यू कैन सी यहाँ पे वही रेक्टेंगल आ रहा है जो कि आपने क्लास वाले एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे किया क्या मैंने कि यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिया है, जैसे आप लिखते थे वॉइड इनपुट, उसको हटा के क्या लिखना है, आप सिर्फ क्लास का नेम लिखना है क्योंकि वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। अब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, अगर यहाँ मैं आर्ग्यूमेंट्स देता तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इसको वैल्यू पास करता और सेकेंड आर्ग्यूमेंट इसको वैल्यू पास करता। चलो ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर। सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो आप सिंपली याद करोगे कि जो डिफ़ॉल्ट का अपोजिट होता है, इट मीन्स कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता था, लेकिन जो पैरामीटराइज्ड है वो क्या करता है कि वो पैरामीटर लेता है, वो आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्टर विच टेक्स आर्गुमेंट्स आर नोन एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यानी कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जो आर्गुमेंट्स लेता है उसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। For this type of constructor, the initial values are passed as argument to the constructor when an object is declared. Okay? तो अभी आपने प्रैक्टिकल में देखा था कि जब हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था तो उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हमने उन आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू को इनिशलाइज किया था और वहाँ पे वो वैल्यू क्या होती है, फिक्स हो जाती है। ठीक है, लेकिन पैरामीटराइज में क्या होता है कि हम जैसे आपने इनपुट फंक्शन में किया था, ठीक है, जैसे ऊपर दो डेटा मेंबर है x और y और आपने आर्गुमेंट लिया है a और b, तो आप नीचे लिखते थे ना कि x इक्वल टू a, y इक्वल टू b। तो यही सेम काम होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, हम उस टाइम पर हम उनकी वैल्यू को असाइन नहीं करोगे, लेकिन अब बात ये आती है कि हम उनकी वैल्यू असाइन करेंगे कैसे। तो वैल्यू असाइन करने के लिए क्या करोगे, आप सिंपली वैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के बाद ही आप आगे ही उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दोगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी प्रैक्टिकली समझ आ जाएगी। तो चलो हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रैक्टिकल देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है,
आप इसको दो तरीके से कॉल कर सकते हो। फर्स्ट आता है इम्प्लिसिट कॉल एंड सेकंड आता है एक्सप्लिसिट कॉल। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉल में क्या होता है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो और आप इसको इस तरीके से वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करते हो तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉल। एक्सप्लिसिट कॉल क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कंस्ट्रक्टर का नेम लेकर वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो विथ असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉल। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे इम्प्लिसिट कॉल को क्योंकि ये काफ़ी सिंपल होता है। सो अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है? जो पैरामीटर लेता है। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, यहाँ बस चेंजेस करने हैं। डिफ़ॉल्ट की जगह यहाँ मैं लिखूँगा पैरामीटराइज्ड एंड यहाँ मुझे पैरामीटर लेने पड़ेंगे। तो जितने ऊपर डेटा मेंबर्स हैं मुझे नीचे उतने ही पैरामीटर्स लेने हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इंट x, इंट y। तो यहाँ पे मैं 20 हटा के लिखूँगा x एंड 10 हटा के लिखूँगा y। ठीक है, तो दैट टाइम पे मेरे पास ना तो x की कोई वैल्यू है ना y की कोई वैल्यू है। तो ये वैल्यू मैं कहाँ दूंगा? जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है, तो यहाँ मैं सिंपली वैल्यू पास करूँगा 20, 10। ओके, सो मेरा जो प्रोग्राम है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का वो रेडी हो चुका है। अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ। नाउ यू कैन सी अभी भी आउटपुट वही आ रहा है जो कि डिफ़ॉल्ट में आ रहा था, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है कि जब भी आप एक ही क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाते हो, जब आप एक ही क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाते हो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, हो सकता है कि जो आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना रहे हो सबके आर्गुमेंट्स क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, मैं इसको पहले पूरा इरेज कर लेता हूँ। ओके, सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहे हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ कि हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाकर उनकी अलग अलग वैल्यू असाइन कर यहाँ मैं रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करूँगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखना। फर्स्ट यहाँ मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं है, तो ये मेरा होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, सिंपली वही काम करूँगा जो मैंने अभी किया था कि L इक्वल टू 20 एंड यहाँ मैं करता हूँ B इक्वल टू 5। ओके, यहाँ मैंने कर दिया ब्लॉक 1। मैं फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। देखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती क्या है कि जब मैं एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही नाम के, देखो नाम तो एक ही रहेगा क्योंकि क्लास का नेम ले रहे हो, जहाँ मैं क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगा उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यहाँ मैं सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ इंट a, इसका नाम लिखता हूँ वन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि एक ही आर्ग्यूमेंट इन दोनों का वैल्यू पास करेगा। कैसे? जैसे हमने चैप्टर 7 के अंदर चैन असाइनमेंट का यूज़ किया था। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि a वैल्यू लेके आएगा मेन फंक्शन से, तो a पहले देगा b को और b देगा l को। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जहाँ पर कंस्ट्रक्टर दो आर्ग्यूमेंट लेगा, तो इंट x, इंट y। यहाँ पे क्या हो कि x वैल्यू दे l को और b दे एंड y दे b को। तो सिंपली ऐसे ही करोगे, l इक्वल टू x एंड b इक्वल टू y एंड ब्लॉक 1। तो अभी मैंने एक क्लास के अंदर 3 कंस्ट्रक्टर बना लिए हैं और यहाँ पे मेरी कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हो चुकी है। अब मुझे सिंपली करना क्या है, मुझे इसके लिए एरिया फंक्शन बनाना है एंड यहाँ मुझे प्रिंट करना है सी आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड यहाँ प्रिंट करें l मल्टीप्लाई b को, ब्लॉक 1 एंड यहाँ मैं करूँगा क्लास को टर्मिनेट। ठीक है, अब मुझे बनानी है मेन फंक्शन वॉइड मेन ब्लॉक शुरू। तो क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो रेक्ट r1 मेरे पहले कंस्ट्रक्टर के लिए। ओके, तो r1 था, उसके पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं था, तो यहाँ मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं करूँगा। देन रेक्ट
R2 मेरे सेकंड कंस्ट्रक्टर के लिए। तो सेकंड कंस्ट्रक्टर के पास एक आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ मैं ए की वैल्यू पास करूँगा। सो नेक्स्ट रेक्ट R3, तो R3 यानी कि जो थर्ड कंस्ट्रक्टर है इसके पास दो आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ मैं वैल्यू पास करता हूँ 13,15। ओके, तो यहाँ लिखता हूँ मैं क्लियर स्क्रीन। जब मेरा R1 कॉल हो, जब R1 कॉल करे एरिया को, तो वो क्या प्रिंट करेगा वो चेक करते हैं। और जब R2 प्रिंट करेगा एरिया को, तो वो क्या प्रिंट करेगा वो भी चेक करेंगे। जब R3 प्रिंट करेगा एरिया को, तो वो भी क्या प्रिंट करेगा वो भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ गेट ch एंड ब्लॉक बंद। अब इसको मैं करता हूँ रन। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे यूज़ करना है \n का। ओके, सो नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्टार्टिंग में दिखा रहा है 100, क्योंकि वहाँ मैंने एक 20 वैल्यू ली थी, एक 5 लिया था। और सेकंड दिखा रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 100, बिकॉज वहाँ मैंने ए की वैल्यू पास की थी 10, तो 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ही आएगा। और थर्ड में मैंने पास किया था 30,15। ठीक है, तो यहाँ पे इनका एरिया आ चुका है 450। ओके, सो ये होता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। क्लियर? ओके, सो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कंस्ट्रक्टर विद डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट्स हैं आप उसको अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ वो बोलता है कि कंस्ट्रक्टर कैन टेक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, जैसे इसने भी, तो यहाँ पे अभी पॉइंट नाम से कंस्ट्रक्टर बनाया है और इसके अंदर क्या है कि अभी दो कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ए है, अभी ए की कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स कि अभी इसके पास गार्बेज वैल्यू है। लेकिन जो बी है, बी के पास अपने क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो है 0। ठीक है, तो नीचे लिखा है कि नोटिस दिस डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन राइट टू लेफ्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि जब भी आप कोई भी आर्ग्यूमेंट्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हो तो वो राइट साइड ही होनी चाहिए। ठीक है, आप लेफ्ट साइड से शुरू नहीं कर सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो राइट साइड से ही शुरू करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बी इज़ 0। तो अभी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है आर्ग्यूमेंट बी की, तो अभी जो बी आर्ग्यूमेंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है 0। तो आप स्टेटमेंट कैसे कॉल करोगे, तो आप ये लिखोगे कि पॉइंट पी, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो और आप ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ एक ए की वैल्यू दोगे 5। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट तो थे लेकिन ए की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, इट मीन्स कि अभी आपको ए की आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देनी है जो है ए। तो आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप सिंपली ऐसे लिखोगे कि पॉइंट स्पेस पी और 5, क्योंकि यहाँ पे जो 5 वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी ए को। ठीक है, अगर आप बी की वैल्यू को ओवरराइड करना चाहते हो, इट मीन्स कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है आप वो हटाकर इसको कोई नई वैल्यू देना चाहते हो, तो आप लिखोगे पॉइंट पी 8,10। ये आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। जब भी आप ये स्टेटमेंट कॉल करोगे तो इससे क्या होगा कि जो 8 वैल्यू होगी वो तो जाएगी ए में, लेकिन जो 10 वैल्यू होगी वो जाएगी बी में। तो जो बी की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी 0 वो चेंज होकर अब क्या हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी। तो ये मीनिंग होता है कि आप कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी ले सकते हो, कब, जब आपको उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करना हो। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करता हूँ डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद ही हम क्या करते हैं कि वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, अब आप उस वैल्यू को भी रन टाइम पे दे सकते हो। इट मीन्स कि आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी सी इन कीवर्ड के साथ स्कैन करवा सकते हो कि जब भी कोई यूज़र उस प्रोग्राम को चलाए तो डेट टाइम पे अगर वैल्यू देना चाहे रन टाइम पे, तो वो भी काम आप कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी छोटी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इनिशियल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी गिवन एट रन टाइम। ठीक है, जो इनिशियल वैल्यू होती है ऑब्जेक्ट की, तो आप तो अभी दे ही रहे थे जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, लेकिन आप उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी रन टाइम पे दे सकते हो। तो बेनिफिट ऑफ डायनामिक इनिशियलाइजेशन इज दिस, वी कैन गिव वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो इसका मेन बेनिफिट क्या होगा, इसका मेन बेनिफिट ये है कि हम डिफरेंट टाइप्स के इनपुट दे सकते हैं जब भी हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये टॉपिक भी प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। सो नेक्स्ट मैं बात कर रहा था डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट को भी इनपुट करवा सकते हो रन टाइम पे। ओके, तो यहाँ मैं सबसे पहले हेडर फाइल लगाता हूँ, हैश इंक्लूड iostream.h
हैश इंक्लूड conio.h। ओके, तो सिंपल सा मैं वही रेक्टेंगल वाला प्रोग्राम शुरू करता हूँ। ठीक है, जब मैं इसके ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब मैं आपको वो रन टाइम पे इनिशियलाइज करवा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं सेम वही डेटा मेंबर लेता हूँ l, b पब्लिक एंड कंस्ट्रक्टर नेम रेक्ट इंट x, इंट y, l इक्वल टू x and b equal to y। okay, void output cout area of rectangle l multiply b, ब्लॉक 1 एंड क्लास टर्मिनेट। ओके, तो अभी सिंपल सी मैंने क्लास बना ली है। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इनको वैल्यू प्रोवाइड करवानी है। तो यहाँ मैंने शुरू किया है void main एंड ब्लॉक शुरू। तो सबसे पहले मैं वही काम करता हूँ कि मैं सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो रेक्ट एंड यहाँ मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एंड r नाम से। ओके, तो अब मुझे करना क्या है, अभी मुझे इन दोनों को वैल्यू प्रोवाइड करवानी है, x और y को। ठीक है, तो अभी जो मैं वैल्यू प्रोवाइड करवाने वाला हूँ वो मैं रन टाइम पे करवाने वाला हूँ। तो आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है, जितने ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होंगे आपको उतने यहाँ पे उसी टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। जैसे यहाँ मैं करता हूँ i, j। ओके, और यहाँ लगाता हूँ मैं क्लियर स्क्रीन। तो अब कुछ नहीं करना, अब सिंपली आपको यहाँ पे वैल्यू इनपुट करनी है। ठीक है, अब आपको एक मैसेज लिखना है cout एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, आपने एक मैसेज पास कर दिया। जैसे वो यूज़र मैसेज पढ़ेगा वो वैल्यू इनपुट करवाएगा लेंथ और ब्रेथ की। तो मैं चाहता हूँ कि जो लेंथ की वैल्यू हो वो ले ले i एंड जो ब्रेथ की वैल्यू हो वो लेगा j। ओके, अब क्या करना है, अब जो वैल्यू i और j के पास है वो मुझे वैल्यू भेजनी है x और y को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, मुझे पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखना है जो है r नाम से। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू देंगे वो कहाँ जानी चाहिए, r, और r ही क्या करेगा, इस कंस्ट्रक्टर को पास करेगा। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम लिखने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो जैसे मेरे जो कंस्ट्रक्टर का नेम है वो है रेक्ट, तो ऊपर दो आर्ग्यूमेंट है तो दोनों को वैल्यू चाहिए। तो दोनों वैल्यू कौन देंगे, i और j देंगे। ओके, अब सिंपली मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ आउटपुट फंक्शन को कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट है r डॉट और फंक्शन नेम क्या था, आउटपुट। तो जैसे इसको मैंने कॉल किया तो अभी मेरा प्रोग्राम क्या कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे प्रोग्राम को करना है बंद, गेट ch एंड ब्लॉक बंद। तो अभी मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। सो एक एरर आ चुका है। सो एरर इसलिए आ रहा है कि जब मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है तो दैट टाइम पे अभी इनिशियलाइज नहीं हो रहा है। तो इनिशियलाइज करने के लिए मुझे क्या करना है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, बिकॉज बिना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज नहीं होगा। ओके, जैसा कि आप अभी देख सकते हो कि यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है। सो अब इसको मैं करता हूँ रन। नाउ यू कैन सी, सो प्रोग्राम मेरा रन हो चुका है। यहाँ लिखा रहा है कि एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ मैं वैल्यू देता हूँ 10 एंड मैंने सेकंड वैल्यू पास की है 5। सो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की थी। जो मैंने वैल्यू असाइन की है वो मैंने रन टाइम पे की है। ठीक है, बस आप ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो और आप इसकी वैल्यू रन टाइम पे प्रोवाइड करवाना चाहते हो तो आपको एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो कि आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, बिना एग्जीक्यूट के आपकी जो भी कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ओके, सो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है कि व्हेन वैल्यूज ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास आर यूज्ड टू इनिशियलाइज अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉपी करना चाहते हो या फिर उसको शेयर करना चाहते हो तब आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे कॉपी कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो ए कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक्स रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास एज आर्ग्यूमेंट। देखो, आप जब भी कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाओगे और जो भी कॉपी कंस्ट्रक्टर का आर्ग्यूमेंट होगा वो एक रेफरेंस आर्ग्यूमेंट होगा, लेकिन उसको वो एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो हम इसके बाद देख लेते हैं कि हम इसको बनाते कैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर को। तो यहाँ पे आपको दो सिंटैक्स दिए हुए हैं।
पहला सिंटैक्स आता है कि आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कैसे करते हो। तो आपको सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले आप लिखोगे कंस्ट्रक्टर का नेम, तो इसके बाद लिखोगे आप क्लास का नेम। क्लास नेम के बाद स्पेस देकर आप यूज़ करोगे एम्परसेंड का, और एम्परसेंड के साथ लिखोगे ऑब्जेक्ट का नेम। ठीक है, तो अंदर लिखोगे बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर कि आप इस कंस्ट्रक्टर में कौन सा डेटा कॉपी करवाना चाहते हो। ठीक है, ये बात हुई थी डिफाइन करने की। अब बात करते हैं कि आप कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे कर सकते हो। तो कॉल करने के दो तरीके हैं। पहले आप लिखोगे क्लास नेम और सेकंड ऑब्जेक्ट नेम, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपनी वैल्यू पहले से ले चुका होगा। तो जब भी आप सेकंड ऑब्जेक्ट बनाओगे आप ब्रैकेट लगाकर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नेम लिख सकते हो, या फिर सेकंड जब ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास नेम के साथ तब इक्वल लगाकर भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। तो इससे पहले ये मैं सब यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपली एक ऐसा कोई डेटा मेंबर लेना है जिसकी मुझे वैल्यू कॉपी करवानी है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ मार्क्स। तो मुझे मार्क्स नाम का जो डेटा मेंबर है मुझे इसकी वैल्यू अदर ऑब्जेक्ट के साथ कॉपी करनी है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ पब्लिक। देन इसके बाद यहाँ मैं वैसे ही एक एम्पटी कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जैसे मैंने लास्ट में बनाया था। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो कि इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। यहाँ मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर का नेम जो क्लास का नेम जैसा होगा। ठीक है, एंड इसको मैं एम्पटी इनिशियलाइज करवाता हूँ। देन इसके बाद अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे एक आर्गुमेंट चाहिए होगा जो मार्क्स को वैल्यू प्रोवाइड करवाएगा। तो इसके लिए मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलाता हूँ। यहाँ लिखूँगा रेक्ट इंट एक्स कर लेता हूँ, बिकॉज जो वैल्यू एक्स की होगी वही वैल्यू मार्क्स की होगी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब एक्स के पास वैल्यू जो होगी वो मार्क्स को दे देगा। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इस मार्क्स की वैल्यू को अदर ऑब्जेक्ट के साथ कॉपी करना है। तो यहाँ मैं बनाता हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो जैसे मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, यहाँ फर्स्ट आएगा कंस्ट्रक्टर का नेम जो है रेक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, क्लास का नेम जो है रेक्ट, एंड यहाँ पे जो कॉपी कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट लेगा, ठीक है, वो एज ए रेफरेंस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए हम लिखते हैं एम्परसेंड एंड यहाँ मैं लिखता हूँ वाई। ठीक है, जो वाई इसका आर्ग्यूमेंट है वो एक तरह का ऑब्जेक्ट होगा एंड ब्लॉक शुरू। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वैल्यू को कॉपी करवाना है। तो कॉपी कैसे होगी, आपने जो यहाँ डेटा मेंबर लिखा है पहले आप इसको ऐसे लिखोगे क्योंकि जो वैल्यू कॉपी होगी वो इसी के अंदर असाइन करवा लेंगे। देन इसके बाद अब मुझे क्या करना है कि कॉपी करवाना है। तो कॉपी करवाएगा कौन, ये ऑब्जेक्ट करवाएगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट एक फंक्शन को कॉल करता है वैसे ये वाला ऑब्जेक्ट एक डेटा मेंबर को कॉल करेगा, जैसे y डॉट मार्क्स। ओके, एंड ब्लॉक बन। तो यहाँ से क्या हुआ है, ये मेरा बन चुका है पूरा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है कि ऑब्जेक्ट उस डेटा मेंबर को कॉल करेगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे कॉपी करवाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं करता हूँ। ओके, तो इनपुट वाला काम हो चुका है। अब मुझे इसको प्रिंट भी करना होगा। तो प्रिंट के लिए बनाता हूँ मैं आउटपुट फंक्शन ब्लॉक शुरू। देन इसके बाद क्या करना है, यहाँ मुझे लिखना है सी आउट। सिंपली यहाँ मैं डेटा मेंबर को ही प्रिंट कर लेता हूँ, ब्लॉक बंद एंड क्लास को करता हूँ मैं टर्मिनेट। ओके, एंड यहाँ मैं बैकस्लैश एन का यूज़ कर लेता हूँ। तो अभी मेरी क्लास बन चुकी है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाने। ऑब्जेक्ट बनेंगे मेन फंक्शन में। ओके, सो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, क्लास का नेम है रेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नेम ले लिया मैंने आर नाम से। ठीक है, तो आर कॉल करेगा तो वैल्यू तो देगा, वैल्यू किसको देगा, इस कंस्ट्रक्टर को देगा। तो इसके पास एक आर्ग्यूमेंट है, यहाँ मैं एक वैल्यू असाइन करता हूँ 10। अब आर के पास 10 वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे ये वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है। तो कॉपी करने के मैंने आपको दो सिंटैक्स बताए थे। एक लिखता हूँ रेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट नेम R2 कर लेता हूँ इक्वल R। एक तरीका तो ये होता है एंड रेक्ट R3 इक्वल टू R, एक तरीका ये होगा। ठीक है,
ये मत समझना कि जब R R2 को वैल्यू देगा तो R2 भी R3 को कॉपी करेगा, नहीं। वैल्यू सिर्फ R के पास है तो R ही R2 को कॉपी करेगा और R ही R3 को कॉपी करेगा। ऐसे आप कितने भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करवा सकते हो। एंड यहाँ मैं यूज़ करूँगा पैरेंथेसिस का, ये इसका होगा सेकंड मेथड। ओके, तो इक्वल वाला मैंने आपको ऊपर बता दिया है, यहाँ मैं सिर्फ पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा। अब मुझे सिंपली क्या करना है, क्लियर स्क्रीन लगाकर मुझे अब कॉल करना है, ठीक है। तो पहले मैं ऐसे लिखता हूँ सी आउट, तो पहले कॉल करेगा R, तो यहाँ लिखता हूँ मैं R ऑब्जेक्ट। तो कैसे प्रिंट करेगा वो करेगा R डॉट आउटपुट। ऐसे R2 कॉल करेगा तो सी आउट R2 ऑब्जेक्ट। तो ऐसे R2 कॉल करेगा आउटपुट फंक्शन को। सिंपली ऐसे R3, तो पहले मैं ऐसे लिखता हूँ सी आउट R3 ऑब्जेक्ट। तो ऐसे R3 कॉल करेगा आउटपुट को। तो तीनों ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू आ चुकी थी। अब तीनों आउटपुट फंक्शन को कॉल करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ वैल्यू कॉपी हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ मैं करता हूँ प्रोग्राम को बंद, गेट सी एच एंड ब्लॉक बंद। नाउ यू कैन सी, तो यहाँ पे तीनों ऑब्जेक्ट के पास 10 वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ मैंने सिंपली वैल्यू कॉपी की थी, तो यहाँ मैंने सिंपली वैल्यू कॉपी की थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो वैल्यू असाइन की थी वो मैंने R को की थी, लेकिन R ने क्या किया कि जितने भी नए ऑब्जेक्ट बने हैं तो R ऑब्जेक्ट ने उन सभी नए ऑब्जेक्ट को वैल्यू कॉपी कर दी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे असाइन कर दिया है। तो एक मेथड तो ये होता है इक्वल के साथ, एंड सेकेंड मेथड ये होगा कि आप यहाँ पे पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो मैं लास्ट टॉपिक की बात करता हूँ जो है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आप वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करते हो तो की गई कंस्ट्रक्ट वैल्यू को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करने के लिए आप यूज़ करते हो डिस्ट्रक्टर का, ठीक है। डिस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास विच इज यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अ कंस्ट्रक्टर। ओके, नेक्स्ट मैं लास्ट बात करता हूँ फीचर्स ऑफ डिस्ट्रक्टर कि डिस्ट्रक्टर के क्या क्या फीचर्स हैं। तो फर्स्ट फीचर ये है कि इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम। इसका जो नेम है वो भी क्लास के नेम जैसा ही होगा, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि जब भी आप डिस्ट्रक्टर बनाओगे तो उसके नेम के आगे आप टिल्ड साइन का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे? टिल्ड साइन का यूज़ करोगे। ओके, सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि इट डू नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट एंड डू नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ना तो डिस्ट्रक्टर कोई आर्ग्यूमेंट लेता है और ना ही वो कोई किसी भी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। थर्ड पॉइंट ये है कि डिस्ट्रक्टर मस्ट बी डिफाइंड इन द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। तो जिस तरीके से आप कंस्ट्रक्टर को पब्लिक सेक्शन में बनाते थे सेम ऐसे ही डिस्ट्रक्टर को भी पब्लिक सेक्शन में बनाओगे। फोर्थ पॉइंट ये है कि डिस्ट्रक्टर नेवर टेक्स एनी आर्ग्यूमेंट, सो पैरामीटराइज डिस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो जैसे कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट देता था तो वो पैरामीटराइज डिस्ट्रक्टर था, लेकिन आपको बताया गया है कि डिस्ट्रक्टर किसी भी टाइप का आर्गुमेंट नहीं लेता, तो यहाँ पे पैरामीटराइज डिस्ट्रक्टर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। इसके अंदर वो चीज़ बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ए क्लास कैनॉट हैव मोर देन वन डिस्ट्रक्टर, सो डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप चाहे 1000 कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लो तो उनको डिलीट करने के लिए एक ही डिस्ट्रक्टर काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि वो भी क्लास नेम जैसा ही है। अगर आपने इसका एक बार यूज़ कर लिया तो जितने भी वैल्यू कंस्ट्रक्ट की हुई है कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो वो जब एक बार यूज़ किया जाता है तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि हम यहाँ पे डिस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये कहता है कि व्हेन द प्रोग्राम कम आउट फ्रॉम ब्लॉक और फंक्शन दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल बाय कंपाइलर। जब भी आप प्रोग्राम के ब्लॉक या फंक्शन से बाहर आते हो तो डिस्ट्रक्टर को कंपाइलर ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है और जो वैल्यू कंस्ट्रक्ट की हुई है कंस्ट्रक्टर के थ्रू उन सबको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। सो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आपके लास्ट टॉपिक की जो है डिस्ट्रक्टर। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ क्योंकि डिस्ट्रक्टर पे क्वेश्चन कम बनते हैं। यहाँ मैं हटा देता हूँ डेटा मेंबर। ओके,
तो यहीं मैं शुरू करता हूँ पब्लिक सेक्शन। फर्स्ट यहाँ मैं कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करता हूँ। सिंपल मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो अभी यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना है, तो मुझे इसको डिस्ट्रॉय भी करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ टिल्ड सा डायरेक्ट लिखूँगा। यहाँ मैंने टिल्ड सिंबल का यूज़ किया है बिकॉज जब इस डिस्ट्रक्टर बनाते हो, देखो डिस्ट्रक्टर का नेम भी क्लास के नेम जैसा होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए आगे टिल्ड साइन का यूज़ करना होता है। ठीक है, इसको भी मैं एम्प्टी छोड़ता हूँ, बस एक मैसेज लिखूँगा यहाँ भी सी आउट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड एंड ब्लॉक बंद। ओके, देन इसके बाद यहाँ मैं करता हूँ क्लास को बंद। अब मुझे सिंपली ऑब्जेक्ट बनाने हैं। जैसे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तभी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ रेक्ट एंड आर। ठीक है, तो बस इतना ही प्रोग्राम था डिस्ट्रक्टर का। आपको सिंपली ये बताना है कि पहले जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो पहले ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा, लेकिन जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिस्ट्रॉय करेगा जो कि कंस्ट्रक्टर ने बनाई है। ओके, तो अब इसको मैं करता हूँ रन। तो उससे पहले यहाँ मैं लगाता हूँ क्लियर स्क्रीन। ओके, नाउ यू कैन सी। ओके, जैसा भी इसने कुछ प्रिंट नहीं किया है, इट मीन्स उसने पहले ऑब्जेक्ट बना के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है कंस्ट्रक्टर को, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। ओके, तो अगर स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 10 यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इसका जो लिंक होगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड हो जाएगा, नहीं तो आप मुझे नीचे इस वीडियो के कमेंट कर सकते हो। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।